Hello everyone, welcome to the Udgam series for CSIR NET 2023 दिसंबर बैच। आपका सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और हमारी जो सीरीज है उद्गम सीरीज, इसमें आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि उद्गम सीरीज में स्टार्ट हो चुके क्लासेस, हम लोग इकोलॉजी का पार्ट कवर कर रहे हैं। लाइफ साइंस में पर्टिकुलर इकोलॉजी का पार्ट कवर कर रहे हैं। इसमें कुछ हमने पार्ट्स देखे हैं इकोलॉजी के। पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमने देखा है, और इसके बाद आज कंटिन्यूएशन में पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट हम करने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले इवोल्यूशन का एक छोटा सा पार्ट देखा था पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी विनबर्ग लॉ। उसके बाद हमने क्या किया था, इकोसिस्टम के बारे में हमने स्टडी किया था। इसके बाद हम आते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी पार्ट 1, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इसका पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट 2 है ये, जो कि हम आज की क्लास में रखने वाले देखने वाले हैं। देखो, इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो रिमेनिंग थे, जो कि क्या थे, आर एंड के स्ट्रेटेजिस्ट। आर एंड के स्ट्रेटेजिस्ट, इसमें हम बात करेंगे पॉपुलेशंस की या स्पीसीज की बात करेंगे कि कौन सी स्पीसीज आर स्ट्रेटेजिक स्पीसीज होती है, कौन सी के स्ट्रेटेजिक स्पीसीज रहती है। उसके बाद एक ये टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्पर्शन। 2023 में यहां से एक क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था, बशर्ते आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो। एक आता है एज पिरामिड्स, इसमें पहले क्वेश्चंस आते थे सीएसआईआर नेट में, लेकिन अभी इसका फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद आता है पॉपुलेशन रेगुलेशन, कि पॉपुलेशन कैसे रेगुलेट होती है। इन सब चीजों के बारे में हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की तरफ लेके जाऊंगा, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे उस चीज के बारे में। तो सबसे पहले आर एंड के स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। देखो, प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, ये ठीक है, हमने क्या देखा था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो। हमने दो तरह के ग्रोथ देखी थी पॉपुलेशन में, जिसमें था एक तो था लॉजिस्टिक ग्रोथ, और दूसरा क्या था हमारे पास, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हमारे पास क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और हमने एक चीज और देखी थी, जो कि क्या थी, लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये चीजें हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी, लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हमने देखा था कि अलग अलग तरह के कर्व जो है हमें मिलते हैं, अलग अलग पॉपुलेशंस के, अलग अलग स्पीसीज के, जो कि क्या होती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो लॉजिस्टिक वे में ग्रो करती है। हमें एक जे शेप कर्व मिलता है, हमें एक एस शेप कर्व मिलता है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। और यहां से अगर बात करें, तो ये जो हमें कर्व दिख रहा है, ये वाला कर्व, ये है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ठीक है, ये भी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, और ये भी क्या है, दिस वन इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ओके, ये है हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, और ये भी क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। ध्यान से देख लेना, ये कर्व जो है इनको ध्यान से देख लेना। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यहां पे क्या क्या मेंशन है और क्यों मेंशन है, वो चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो इसका पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि उसके बिना ये आपको समझ नहीं आएंगे। चलो अब बात करते हैं आर एंड के स्ट्रेटेजीज पॉपुलेशंस की। ठीक है, स्पीसीज की हम बात करेंगे। हम पॉपुलेशन तो पढ़ा था हमने कि कुछ पॉपुलेशंस जो है वो अलग तरह से ग्रो करती है, कुछ पॉपुलेशन अलग तरह से ग्रो करती है। अब ये पॉपुलेशन कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करती हैं, जिसको हम बोलते हैं आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन। ठीक है, स्ट्रेटेजीज को हम क्या बोलेंगे, आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन। यहां से चलते हैं आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन, आर एंड के स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक ठीक है, अगर हम बात करें स्पीसीज की, अगर हम बात करेंगे किसकी, स्पीसीज की, तो स्पीसीज के लिए हम यूज करते हैं क्या, स्पीसीज के लिए, स्पीसीज के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेटेजिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट। ओके, और हम इसकी स्ट्रेटेजी के लिए बोलेंगे, या सिलेक्शन प्रोसेस, या इसकी स्ट्रेटेजी के लिए बोलेंगे स्ट्रेटेजी।
को बोलेंगे क्या, स्ट्रेटेजी को बोलेंगे हम सिलेक्शन। ठीक है, आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन, ऐसे लिखा होता है ना, आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है कि वो किस तरह से मतलब अपने आप को सर्वाइव या मेंटेन करके रखते हैं। देखो हमने क्या देखा था, हमने सर्वाइवरशिप कर्व को यहां पर शो किया था ऐसे कि हमारे पास सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं, टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व, टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व एंड टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। ये 3 तरह के कर्व हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम एक पॉपुलेशन का ये देखते हैं सर्वाइवरशिप कर्व, यहां पर इस डायरेक्शन में क्या होती है, एज होती है, और यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स। ये दो चीजें हैं यहां पर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे दोनों ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये था टाइप 1, ये था टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व, इसको बोला गया टाइप 2 या टाइप 3, ये है टाइप 3, और ये है क्या, टाइप 2, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ये जो स्पीसीज होती हैं जो इस तरह का कर्व शो करती है, सर्वाइवरशिप कर्व, उनमें क्या होता है कि जो मोर्टेलिटी होती है वो लाइफ के एंड वाले फेज के ऊपर देखने को मिलती है, मोर्टेलिटी ड्यूरिंग द एंड ऑफ लाइफ। और यहां पे मोर्टेलिटी टाइप 3 की बात करो तो यहां पर मोर्टेलिटी जो है वो अर्ली एज ऑफ लाइफ से शुरू हो जाती है, और एक बार एक पर्टिकुलर एज के ऊपर आने के बाद वो थोड़ी सी, हमें ऐसा लगता है कि वो थोड़ी स्टेबल सी रह गई है। और यहां पे क्या है, यहां पे कांस्टेंट रहती है, यहां पे जो मोर्टेलिटी है वो क्या है, कांस्टेंट। मोर्टेलिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये चीजों को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है अगर हम आर स्ट्रेटेजिस्ट और के स्ट्रेटेजिस्ट स्पीसीज की बात कर रहे हैं। टाइप 1 वाले में क्या होता है, यहां पर हमें मोर्टेलिटी कब देखने को मिलती है, मोर्टेलिटी देखने को मिलती है ड्यूरिंग एंड फेज ऑफ लाइफ, ड्यूरिंग एंड फेज ऑफ लाइफ, लाइफ का जो एंड फेज होता है उसके आसपास हमें देखने को मिलता है क्या, उसमें मोर्टेलिटी। और यहां पर टाइप 3 में हमें मोर्टेलिटी कब देखने को मिलता है, टाइप 3 में हमें देखने को मिलता है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, देखो मोर्टेलिटी ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ लाइफ। चलो अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, आर स्ट्रेटेजिस्ट और के स्ट्रेटेजिस्ट या आर सिलेक्शन एंड क्यू के सिलेक्शन को क्यों पढ़ा जा रहा है, वो इसलिए पढ़ा जा रहा है कि हम ये देखेंगे कि ये वाली जो स्पीसीज होती है टाइप 1 स्पीसीज, जो कि टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व शो करती हैं, वो स्पीसीज जो है किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करती हैं या उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और ये वाली स्पीसीज जो है वो क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करती है। क्योंकि इनमें क्या है, इनमें जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, अर्ली फेज ऑफ लाइफ डेथ रेट बहुत ज्यादा है। ये थोड़ा सा हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से स्लोप में, स्लोपिंग में। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, इसको थोड़ा सा स्लोपिंग में दिखाएंगे हम, क्योंकि यहां पर एक सडन डिक्लाइन इन पॉपुलेशन दिख रहा है, इसलिए हम इसको, इस कर्व को हम थोड़ा सा ऐसे शो करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाली जो पॉपुलेशन है जो टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व शो करती हैं, इनको बोला जाता है आर स्ट्रेटेजिस्ट। इनको क्या बोला जाता है, आर स्ट्रेटेजिस्ट। और ये वाली जो स्पीसीज हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है के स्ट्रेटेजिस्ट, के सिलेक्शन। हम या फिर या बोलें कि या ये क्या शो करते हैं, ये के सिलेक्शन शो करते हैं, ये आर सिलेक्शन शो करते हैं। स्पीसीज को बोलते हैं स्ट्रेटेजिस्ट, और किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स या किस तरह का सिलेक्शन इनमें देखने को मिलता है, दैट इज आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन। गॉट इट। चलो अब देखते हैं कि कौन कौन सी इनमें स्ट्रेटेजी होती है आर सिलेक्टेड स्पीसीज एंड के सिलेक्टेड स्पीसीज में। यहां पे आ जाए,
चलो ये देखो, आर सिलेक्शन, क्लाइमेट कंडीशन। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की अगर बात करें, सबसे पहले ये कंडीशन है एनवायरमेंट। तो आर सिलेक्शन या आर स्ट्रेटेजिस्ट जो स्पीसीज होती हैं या आर सिलेक्शन होता है, वहां पे क्या होता है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो वेरिएबल, वो वेरी करती रहती हैं और अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस होती हैं। एनवायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा चेंज जो है वो शो होते हैं यहां पर। सेकंड में अगर हम केस सेलेक्टेड स्पीसीज की बात करें तो यहां पे मेनली कांस्टेंट एनवायरमेंट रहता है। एनवायरमेंट इज कांस्टेंट, मेनली एनवायरमेंट इज कांस्टेंट। दूसरी बात करो मोर्टेलिटी की अगर बात करें तो ये क्या होती है, ये डेंसिटी डिपेंडेंट होती है। मोर्टेलिटी क्या होती है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट, और ये होती है डेंसिटी डिपेंडेंट। डेंसिटी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये अभी आने वाला है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक है। आर सेलेक्टेड स्पीसीज जो है वो टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व शो करती हैं, और जो के सेलेक्टेड स्पीसीज हैं वो यूजुअली टाइप 1 एंड टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व शो करती है। अब हमने ये तो देखा कि जो हमारे पास टाइप 1 कर्व वाली स्पीसीज हैं, ये वाली स्पीसीज ये के सिलेक्शन शो करती है ना। ये हमने देखा कि ये के सिलेक्शन शो करती है। लेकिन अगर टाइप 2 की बात करें तो यहां पर मोर्टेलिटी कांस्टेंट रहती है। और इनमें स्पीसीज कौन सी आती हैं, अगर आपको याद होगा कि टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व कौन सी स्पीसीज शो करती हैं, तो हमने बोला था कि कुछ बर्ड्स या ह्यूमन बींग्स जो कि किस तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं, नॉन हाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं, उनमें इस तरह का कर्व देखने को मिलता है। जो कि नॉन हाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं उनमें इस तरह का कर्व जो है वो हमें देखने को मिलता है। और क्या है, मेन जो चीजें हैं या मेन इसके जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, रैपिड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज रैपिड, और यहां पर डेवलपमेंट होता है कैसा, स्लो डेवलपमेंट होता है। अगर साइज की बात करें तो इनका बॉडी साइज बड़ा रहता है, इनका बॉडी साइज जो है वो छोटा रहता है। स्मॉल बॉडी साइज एंड लार्ज बॉडी साइज। यहां पर क्या है, अर्ली रिप्रोडक्शन शो करती हैं। ये वाली स्पीसीज अर्ली रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं एक लाइफ की एक सर्टेन एज के बाद ये रिप्रोडक्शन शो करती है। और यहां पर क्या है, सेमल पैरिटी। ओके, ये चीज पहले भी आ चुकी है, सेमल पैरिटी और इटेरोपैरिटी सॉरी, सेमल पैरिटी एंड इटेरोपैरिटी। ये क्या है, जो कि एक सिंगल रिप्रोडक्शन शो करती है, लाइफ में सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन शो करती है सेमल पैरिटी। और उस रिप्रोडक्शन में सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन शो करती है और उस टाइम बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो ज्यादा रहते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन शो करती है ये मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट शो करती है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट, मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ये शो करते हैं। मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट इटियोपैरिटी को बोला जाता है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग की बात करें तो ये बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ताकि इसमें से थोड़े से ऑफस्प्रिंग बचे रह जाएं, फिर वो और ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। क्योंकि इनमें आर स्ट्रेटेजिक स्पीसीज में क्या होता है कि जो मोर्टेलिटी होती है अर्ली लाइफ पे या अर्ली फेज ऑफ लाइफ, उस टाइम मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। इसलिए इनको चाहिए होता है कि वो अपनी पॉपुलेशन या अपनी स्पीसीज को सरवाइव रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। ये क्या करते हैं, ये कुछ थोड़े ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, नंबर तो कम होता है लेकिन लार्जर ऑफस्प्रिंग, साइज लार्जर होता है इनका। लाइफ स्पैन इनका यूजुअली छोटा होता है। आर सेलेक्टेड स्पीसीज का लाइफ स्पैन यूजुअली छोटा होता है और के सेलेक्टेड स्पीसीज का लाइफ स्पैन लंबा होता है। और अगर सक्सेशनल स्टेज की बात करें, अगर इसको रिलेट करें हम इकोलॉजिकल सक्सेशन से, तो आर स्ट्रेटेजिस्ट जो है, वो जो स्पीसीज है आर स्ट्रेटेजिस्ट, ये स्पीसीज हमें अर्ली सक्सेशनल स्टेज में देखने को मिलती है और ये हमें लेट और क्लाइमैक्स स्टेज में देखने को मिलती है। ओके, ये डिफरेंस होता है इन आर स्ट्रेटेजिस्ट और के स्ट्रेटेजिस्ट स्पीसीज में, और आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीसीज के अंदर ये जो है मेन डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये अपनी जो नंबर है उसको मेंटेन रखते हैं किस तरह से, आर सिलेक्शन और वाले के सिलेक्शन वाले। तो नेचर में कोई भी
जो है वो ट्रू आर सिलेक्टेड एंड ट्रू के सिलेक्टेड स्पीसीज नहीं है। ये दो जो है ये इसके टेबल है, यहां दोनों से आप देख सकते हो कि क्या क्या डिफरेंस इनमें देखने को मिलता है। ये अर्ली सक्सेशनल स्टेज में देखने को मिलती है, लॉन्ग लेट सक्सेशनल स्टेज में ये देखने को मिलती है। लाइफ स्पैन और बॉडी साइज, रिप्रोडक्शन, इन सब चीजों के बारे में यहां पर चीजें जो है वो देखने को मिलती है। रैपिड डेवलपमेंट, स्लो डेवलपमेंट। ओके, ये हो गई आर स्ट्रेटेजिस्ट और के स्ट्रेटेजिस्ट स्पीसीज। ये हो गई आर एंड के स्ट्रेटेजिस्ट स्पीसीज। चलो अब आगे बात करते हैं। ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और इसको रिलेट करना आना चाहिए आपको सर्वाइवरशिप कर्व के साथ में, जो कि प्रीवियस क्लास का एक टॉपिक था। अब ये चीज आती है जिसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। दिस वन इज डिस्पर्सन। तो ये डिस्पर्सन क्या होता है, पॉपुलेशन डिस्पर्सन क्या होता है, किस तरह का ये जो करेक्टर है किसी पॉपुलेशन का। तो डिस्पर्सन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्पर्सन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक स्पार्टियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसका एक तो इसको बोलते हैं स्थाई और अस्थाई। ठीक है, टेम्पोरल का मतलब अस्थाई, स्पार्टियल का मतलब स्थाई। ये हो गया अस्थाई और ये हो गया स्थाई, मतलब टेम्परेरी और परमानेंट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इट इज स्पार्टियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्पार्टियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स अब ये इंडिविजुअल्स किसके हैं, ये किसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल हो सकते हैं, ये किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल हो सकते हैं। तो डिस्पर्सन क्या होता है, स्पार्टियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है एक पॉपुलेशन का। अब ये इंडिविजुअल, मैंने यहां पर, हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं क्योंकि हम पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो स्पार्टियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स का टेम्पोररी और परमानेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकता है, दैट इज नोन एज डिस्पर्सन। उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज डिस्पर्सन। अब ये मेनली तो 3 टाइप का होता है, लेकिन एक 4th टाइप भी इसमें ऐड किया जाता है। ओके, टाइप्स की अगर बात करें तो मेनली ये 3 टाइप्स का होता है। अगर हम बात करें टाइप्स की अगर बात करें तो मेनली 3 टाइप्स होते हैं। ओके, मेनली 3 टाइप्स। और ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं डिस्पर्सन के, ये आते हैं रैंडम, दूसरा रेगुलर और तीसरा क्लम्प्ड। रैंडम, रेगुलर एंड क्लम्प्ड, इस तरह से ये मेनली 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल्स के एक पॉपुलेशन के अंदर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर टाइप्स की बात करें, नंबर 1 रैंडम, नंबर 2 रेगुलर, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, रैंडम हो गया, रेगुलर हो गया, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया क्लम्प्ड। तीसरा जो है वो है क्लम्प्ड। तो डिस्पर्सन, किसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल मेनली 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। एक तो एक पर्टिकुलर एरिया में, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में ये हो गया एरिया, और ये क्या हो गए, इंडिविजुअल्स। तो ये इंडिविजुअल्स रैंडमली प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, ये कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, रैंडमली प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हो गया रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये अप्रोक्सीमेटली, या हम बोले कि ये मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेगुलर की, देखो मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं रेगुलर और इसके बारे में।
चलो एक एक करके देख लेते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है इसके डिस्पर्सन के बारे में। हम बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो हम डिस्पर्सन यहां पे देख रहे हैं वो आता है रैंडम या रैंडम डिस्पर्सन या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो पार्ट है डिस्पर्सन, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पर्टिकुलर एरिया में। किसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा उस पॉपुलेशन का डिस्पर्सन, कि वो कैसे डिस्पर्स है, या फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। अब ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब एनवायरमेंट जो है वो बहुत यूनिफॉर्म हो। ये कब होता है? व्हेन एनवायरमेंट इज वेरी यूनिफॉर्म। वेरी यूनिफॉर्म। भाई एनवायरमेंट यूनिफॉर्म है, इनको एग्रीगेट होने की जरूरत ही नहीं है। एनवायरमेंट यूनिफॉर्म चल रहा है, ये अपनी एक्टिविटी जो है, लाइफ एक्टिविटीज, ये कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं यहां पर, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आप उसका आंसर कर सकते हैं। Random distribution, when environment is very uniform and there is no tendency to aggregate, and there is no tendency to aggregate करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है ये मिलता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास यहां पर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो वो आता है रेगुलर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्पर्सन है वो है रेगुलर या फिर यूनिफॉर्म। रेगुलर और यूनिफॉर्म, रेगुलर और यूनिफॉर्म, ये हमें कब देखने को मिलेगा? एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हमें कब देखने को मिलेगा? इट अकर्स व्हेन देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स इज सिवियर। अकर्स, ठीक है, अकर्स क्या भाई, क्या अकर्स? रेगुलर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रेगुलर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बिल्कुल इसको टू द पॉइंट लिख रहा हूं, टू द पॉइंट चल रहा है ये। रेगुलर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अकर्स when the competition between individuals is very severe। ठीक है, अगर सिवियर कंपटीशन है तब ये देखने को मिलेगा। गॉट इट? सबसे पहला पॉइंट ये आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, कि अगर स्पीसीज या पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के बीच में बहुत सीवियर कंपटीशन है तब ये देखने को मिलेगा। और व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव एंटागोनिज्म और देयर इज ए पॉजिटिव antagonism that promotes क्या? स्पेसिंग, जो कि इनमें रेगुलर स्पेसिंग जो है उसको प्रमोट करेगा। दैट प्रमोट इवन स्पेसिंग और रेगुलर स्पेसिंग, दैट प्रमोट्स इवन स्पेसिंग, जो कि इवन स्पेसिंग को प्रमोट करेगा। वहां पर एंटागोनिज्म, अगर पॉजिटिव एंटागोनिज्म शो होगा या इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन ज्यादा होगा, बहुत सीवियर कंपटीशन होगा, तब हमें इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं
रेगुलर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक तीसरे तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड टाइप क्या आता है, थर्ड टाइप आता है क्लम्प्ड। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लम्प्ड का मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में कुछ इंडिविजुअल्स यहां रह रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स यहां रह रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स यहां रह रहे हैं। इंडिविजुअल्स का नंबर कम और ज्यादा हो सकता है इन क्लम्प्स में। ओके, इंडिविजुअल का नंबर जो है वो कम ज्यादा हो सकता है इन क्लम्प्स में। तो ये जो है ये एक क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है, एक क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा होगा, रेगुलर का तो एग्जांपल बताया नहीं, तो एक मैनेज्ड क्रॉप फील्ड होता है, वो होता है रेगुलर का एग्जांपल। क्योंकि अब मैं और भी कई सारी चीजें यहां पर बताने जा रहा हूं, बहुत सारे पॉइंट्स में लिखूंगा, वो पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं आप सभी के लिए, उसको ध्यान में रखना। तो ये हो गया हमारे पास क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर मैं रेगुलर को अगर इस फॉर्म में बनाना चाहूं, मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, तो ये मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड रहते हैं, मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड रहते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया रेगुलर। ये हमारे पास हो गया रेगुलर। और रेगुलर में क्या है कि दे आर मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड, मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड। कौन इक्वली स्पेस्ड, इंडिविजुअल्स इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, किसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स जो है वो इक्वली स्पेस्ड है, मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड है। ये हो गया रेगुलर, ये हो गया क्लम्प्ड। और रैंडम, रैंडम वो रैंडमली कहीं कहीं प्रेजेंट होंगे, चलो वो भी बना देते हैं, फिर आप बोलोगे कि वो रह गया रैंडम। ये हो गया रैंडम हमारे पास। एरिया है, ये यहां प्रेजेंट है, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, इस तरह से। ठीक है, ये कोई भी इनके बीच में मतलब ऐसा नहीं है कि एक फिक्स डिस्टेंस में प्रेजेंट है, ये रैंडमली प्रेजेंट है, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रैंडम। रेगुलर को हम यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, ये हो गया रैंडम। तो क्लम्प्ड जो है, क्लम्प्ड के बारे में अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो है दे आर एसोसिएटेड इन ग्रुप्स। यहां पर क्या होगा कि इंडिविजुअल्स जो होंगे, इंडिविजुअल्स आर एसोसिएटेड, इंडिविजुअल्स आर एसोसिएटेड इन ग्रुप्स। इंडिविजुअल्स जो है वो ग्रुप्स के अंदर एसोसिएटेड होते हैं या ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। दिस इज द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, दिस वन इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न। ये बहुत कॉमन पैटर्न, सबसे ज्यादा कॉमन पैटर्न क्लम्प्ड वाला पैटर्न ही है। मैक्सिमम स्पीसीज इसी फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। और हम बात करें इसके बारे में, आगे डिस्कस करें, इंडिविजुअल्स ऑफ सर्टेन पॉपुलेशन, individuals of certain population tends to form group, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन के, और वो इंडिविजुअल क्या चाहते हैं कि हम ग्रुप्स की फॉर्मेशन करें। ठीक है, और ये ग्रुप्स जो है वो बहुत अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप जो है टेंड्स टू फॉर्म द ग्रुप ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के ग्रुप जो है वो बनाते हैं। और ये जो ग्रुप बनाते हैं ये क्लंपिंग करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये जो ग्रुप बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्लंपिंग। उसको क्या बोलेंगे, क्लंपिंग, कि क्लंप्ड की फॉर्मेशन कर दी इन्होंने। और ये जो क्लंप होते हैं ये रेगुलर क्लंपिंग भी हो सकती है, ओके,
और ये रैंडम क्लंपिंग भी हो सकती है। ये क्या कैसी हो सकती है? रेगुलर क्लंपिंग भी, रेगुलर क्लंपिंग भी हो सकती है ये। और ये कैसी हो सकती है? रैंडम क्लंपिंग भी हो सकती है। रैंडम क्लंपिंग, रैंडम क्लंपिंग भी हो सकती है। अब रैंडम और रेगुलर में क्या डिफरेंस है? जो इस रैंडम और इस रेगुलर में डिफरेंस है वही इस क्लंप में डिफरेंस है। कैसे? यहां पर हम एक एक इंडिविजुअल्स की बात करेंगे कि वो इक्वली स्पेस्ड है, लेकिन इस केस में, क्लंप वाले केस में, हम क्लंप की बात करेंगे कि क्लंप जो है वो रैंडमली प्रेजेंट है या क्लंप रेगुलरली प्रेजेंट है। ये डिफरेंस होता है यहां पर रेगुलर क्लंपिंग और रैंडम क्लंपिंग के बीच में। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं यहां पर, और ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जो मैं पॉइंट्स यहां पर मेंशन करने जा रहा हूं। चलो, जो पैरासाइट्स होते हैं और प्रीडेटर्स होते हैं वो किस तरह का पैटर्न शो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का? ओके, पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स, ठीक है। पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स, पैरासाइट और प्रीडेटर्स समटाइम शोज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कुछ टाइम तक ये क्या शो करते हैं? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स समटाइम शोज ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो चीजें हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये ध्यान रख लेना। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं समटाइम्स, ठीक है। मैंने यहां पे क्या मेंशन किया है? समटाइम्स। बट ऑफन इंगेज इन फॉर्म, क्या बोल दिया मैंने? पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स समटाइम्स शोज ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। समटाइम्स तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ही शो करते हैं, लेकिन कई बार ये किसमें? क्लंप की फॉर्म में जो है उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। और वो कब शो करेंगे? जब वो सर्चिंग बिहेवियर में इंगेज रहेंगे, ठीक है। जब वो सर्चिंग बिहेवियर में इंगेज रहेंगे। चलो इसको छोड़ो यहां से, ये हो गया इसका पॉइंट। ये याद रख लेना कि पैरासाइट और प्रीडेटर किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे? वो डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दे आर रैंडमली सर्चिंग फॉर प्रे एंड प्रीडेटर, सर्चिंग फॉर व्हाट? प्रे एंड होस्ट। often engage often engage in the searching of prey। प्रीडेटर तो प्रे, और पैरासाइट किसको? होस्ट को। इसलिए ये शो करते हैं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। क्लंप वाला पॉइंट यहां पे मत लिखना, क्लंप वाला पॉइंट हम यहां पर नहीं लिखेंगे। तो पैरासाइट और होस्ट, अगर कहीं पर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर पैरासाइट है, इतना नंबर है, इस पर्टिकुलर एरिया में है, तो वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा? तो अगर पैरासाइट और प्रीडेटर है तो वो एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा डेफिनेटली। ओके, अगर फॉरेस्ट ट्री की बात करें, फॉरेस्ट ट्री की बात करें तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा? फॉरेस्ट ट्री की बात करें, मान के चलो कि फॉरेस्ट ट्री की बात हो रही है, फॉरेस्ट ट्री। तो ये जो फॉरेस्ट ट्री है, अगर ये एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचता है जहां तक वो कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट की फॉर्मेशन करता है, जहां पर वो कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट की फॉर्मेशन करता है, तो मैं अगर यहां पर सिंपली लिखूं कि ये जो है ये शो करेगा क्या? एक रेगुलर, शो करेगा क्या? एक रेगुलर डिस्पर्शन या फिर रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन शो क्यों करेगा भाई?
क्योंकि यहां क्या है, कंपटीशन है। हमने क्या बोला, जहां पर कंपटीशन होगा वहां किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन शो होगा, वहां डिस्ट्रीब्यूशन शो होगा रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉरेस्ट में कंपटीशन किस बात को लेके होगा, फॉरेस्ट में कंपटीशन होगा किस बात को लेके, सनलाइट को लेके कंपटीशन होगा। यहां पर रेगुलर डिस्पर्सन शो होगा बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ कंपटीशन फॉर द सनलाइट, बिकॉज ऑफ कंपटीशन फॉर सनलाइट। यहां पर सनलाइट के लिए कंपटीशन है बहुत ज्यादा, यहां पर सनलाइट के लिए कंपटीशन शो होगा। गॉट इट। चलो अब आगे। अब यहां पर जैसे अगर कोई मान लो क्वेश्चन में आता है कि एक पाइन का फॉरेस्ट है, एक पाइन ट्री है, एक पर्टिकुलर एरिया में पाइन ट्री है बहुत सारे, वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन शो करेंगे, वो शो करेंगे रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन किस बात के लिए है, इन प्लांट्स में सनलाइट के लिए कंपटीशन है। एंड दे टेंड्स टू, एंड दे टेंड्स टू रेगुलरली स्पेस्ड, रेगुलरली स्पेस्ड, और वो रेगुलरली स्पेस्ड रहेंगे। भाई ऐसे ही अगर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, एक यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा वहां है, तो क्या होगा, जितने एरिया में उसको सनलाइट मिलेगी, एक पर्टिकुलर ये प्लांट है, ये इतने एरिया की सनलाइट ले रहा है, दूसरा प्लांट एक इतना एरिया की सनलाइट ले रहा है, तो जहां उसको सनलाइट मिलेगी वहीं वहीं तो स्पेस रहेगा वो। तो यहां पर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है हमें फॉरेस्ट ट्रीज के अंदर, वो भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, वो भी हमें एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है बजाय किसके, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के। और अगर डेजर्ट्स की बात करें, डेजर्ट शर्ब, ये जो पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेजर्ट शर्ब, ये डेजर्ट में जो शर्ब्स होती हैं वो भी रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। कैसी होती है ये रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और ये क्यों होती है रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, तो क्या यहां पर कोई कंपटीशन है रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? तो यहां पर कोई कंपटीशन है क्या, यहां पर कंपटीशन है। किस बात के लिए कंपटीशन है, यहां पर मॉइस्चर के लिए कंपटीशन है, क्योंकि देयर इज ए कंपटीशन फॉर मॉइस्चर। यहां पर कंपटीशन है किस चीज के लिए, कंपटीशन फॉर मॉइस्चर। तो आपको बोले कि एक पर्टिकुलर डेजर्ट में कुछ शर्ब्स हैं जो प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया में, वहां पर किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट रहेगा, वो भी होगा रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वहां पर भी हमें क्या, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन शो होगा। तो मैंने यहां पर रैंडम बता दिया और ये दो रेगुलर बता दिया। और रेगुलर किस केस में हो सकता है, रेगुलर और किस केस में हो सकता है, अगर आपने एग्जाम्पल सुना, एक आपने नाम सुना हो, एक टर्म सुनी हो, एलिलोपैथी। एलिलोपैथी सर्च करना जरा, ये क्या होता है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी के केस में भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा वो भी क्या होगा, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं ये सारी चीजें आपको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। क्वेश्चन आप आओ देखो क्वेश्चन क्या है। अगर ये आपको क्लियरली विजिबल है, अगर ये आपको क्लियरली विजिबल है, आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल हो, ये बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन यहां से लिया गया है। यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है ए, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है बी। तो कुछ पॉपुलेशन है यहां पर जिसमें से एक तो है ए और एक है क्या, बी। कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। आपको ये दिखेगा कि ये जो है क्लम्प्ड की फॉर्म में है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जो चीजें हैं वो ध्यान से समझो। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, इकोलॉजिस्ट एग्जामाइन द रोल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो कंपटीशन के रोल को रोल ऑफ कंपटीशन उसको एग्जामिनेशन कर रहे हैं। यहां क्या आ गया, कंपटीशन आ गया। यहां पर क्या आया है, कंपटीशन आया है। पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन में क्या आ गया, इस क्वेश्चन में आ गया कंपटीशन। तो मैं यहां पर पॉइंट्स लिख दे रहा हूं। यहां पर क्या आया है, यहां पर आया है कंपटीशन, कंपटीशन आ गया। दूसरी बात देखो, रोल ऑफ कंपटीशन फॉर द ब्लो ग्राउंड रिसोर्सेज। किसके लिए कंपटीशन चल रहा है, जो ग्राउंड के नीचे रिसोर्सेज हैं, क्या वाटर हो गया और न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द डिस्पर्सन पैटर्न ऑफ ट्री ऑफ अकेसिया। ठीक है, सवाना ऑफ साउथ अफ्रीका। ये चाहे कुछ भी लिखे, साउथ अफ्रीका लिखे या फिर बोले थार डेजर्ट में है, कहीं की भी बात करें, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आगे की स्टोरी देखो क्या है, द फिगर बिलो डिपिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ देयर स्टडी इन केस ऑल द अदर पैरामीटर्स वर कांस्टेंट। बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट थे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द डिस्पर्सन पैटर्न फॉर द पॉपुलेशन लेबल्ड ए एंड बी इन द फिगर अबव। ठीक है, ये पॉपुलेशन दोनों, दो पॉपुलेशन है, एक तो पॉपुलेशन ए है और दूसरी पॉपुलेशन क्या है, बी पॉपुलेशन है। तो अब ये बताया, ये पूछा है कि यहां पर किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होगा, यहां पर किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होगा। यहां पर एक और पॉइंट क्या था, वाटर ग्राउंड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है, ग्राउंड रिसोर्सेज, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो पॉपुलेशंस कंपटीशन शो करती हैं वो किस तरह का डिस्पर्शन शो करेंगी, वो रेगुलर डिस्पर्शन शो करेंगे। ये इसके इंडिविजुअल आपस में कंपटीशन शो कर रहे हैं, इसके इंडिविजुअल आपस में कंपटीशन शो कर रहे हैं। तो कंपटीशन होगा तो इसका पैटर्न भी कैसा होगा, ये इसका पैटर्न भी होगा रेगुलर और इसका पैटर्न भी क्या होगा, रेगुलर। इसका पैटर्न भी कैसा होगा, रेगुलर। दोनों कैसे प्रेजेंट होंगे, रेगुलरली दोनों डिस्पर्स्ड होंगे। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 4, कि ए जो है वो भी रेगुलरली प्रेजेंट है और बी है वो भी रेगुलर डिस्पर्शन शो करती है। इसलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट्स ऐड करवा रहा हूं इस क्वेश्चन में। चलो इनको भी देखेंगे, इन क्वेश्चंस को भी अभी हम जो है वो देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्या पॉपुलेशन एग्रीगेशन भी शो करती है, क्लंपिंग किस केस में शो करती है पॉपुलेशन। ओके, क्लंपिंग, क्लंपिंग के बारे में बात करेंगे। क्लंपिंग जो क्या हो, क्लंपिंग एक्चुअल में क्या होता है, क्लंपिंग एक्चुअल में एग्रीगेशन होता है किसका, इंडिविजुअल्स का। तो क्लंपिंग के बारे में क्या लिखेंगे कि क्लंपिंग जो है, क्लंपिंग इज द, क्लंपिंग इज क्या है, क्लंपिंग एक एग्रीगेशन है किसके बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में एग्रीगेशन है। क्लंपिंग इज ए रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल एग्रीगेशन, क्लंपिंग इज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लंपिंग क्या है, क्लंपिंग जो है एग्रीगेशन है किसका, इंडिविजुअल्स का। किस चीज के रेस्पॉन्स में, इन रेस्पॉन्स, इन रेस्पॉन्स टू, किस चीज के रेस्पॉन्स में ये एग्रीगेशन है भाई, इंडिविजुअल्स का। तो वो रेस्पॉन्स देखो क्या क्या है, किस किस चीज के रेस्पॉन्स में इंडिविजुअल्स एग्रीगेशन शो करेंगे। तो ये क्या 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 पॉइंट हो सकते हैं, लोकल हैबिटेट एंड लैंडस्केप डिफरेंसेस। सबसे पहला क्या हो गया, लोकल हैबिटेट
एंड लैंडस्केप डिफरेंसेज, लैंडस्केप डिफरेंसेज। एक तो इसके रेस्पॉन्स में इंडिविजुअल्स अपना एग्रीगेशन शो करेंगे और वो इकट्ठा हो जाएंगे। दूसरा क्या हो गया, डेली एंड सीजनल वेदर चेंज, अगर ये होगा तो भी वो क्या शो करेंगे, क्लंपिंग। डेली एंड सीजनल वेदर चेंज, ठीक है, अगर सीजनल वेदर चेंज हो रहा है या डेली वेदर चेंज हो रहा है तो भी वो क्लंपिंग शो करेंगे। और ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए क्लंपिंग शो करेंगे, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के लिए, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो जिनका जब ब्रीडिंग टाइम आता है, जब इनको रिप्रोडक्टिव प्रोसेस परफॉर्म करनी होते हैं, उस टाइम ये ग्रुप में नजर आने लगते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी क्लंपिंग जो है इसके रेस्पॉन्स में हमें देखने को मिलती है। और क्या, सोशल अट्रैक्शन, और क्या, सोशल अट्रैक्शन, इन चीजों के रेस्पॉन्स में हमें क्लंपिंग देखने को मिलती है। तो दिस इज अबाउट क्लंपिंग। और एग्रीगेशन की वजह से क्या होता है, अब ये तो हो गया क्या, एग्रीगेशन, भाई एग्रीगेशन हो रहा है इंडिविजुअल्स का, ठीक है, वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्या उनके बीच में कोई कंपटीशन एग्जिस्ट करेगा, क्या कोई कंपटीशन आएगा उन दोनों, उनके बीच में आपस में, तो कंपटीशन भी हमें देखने को मिलेगा। एग्रीगेशन में इंक्रीज, एग्रीगेशन में इंक्रीज द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। अभी हमने बात किया ना क्लंपिंग का, तो क्लंपिंग की वजह से इनमें कंपटीशन बढ़ेगा इंडिविजुअल्स के बीच में आपस में, और वो किस किस चीज को लेकर बढ़ेगा, द एग्रीगेशन में इंक्रीज द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर, इस चीज के लिए, फॉर फूड, न्यूट्रिएंट्स, फूड न्यूट्रिएंट्स एंड अदर रिसोर्सेज। और अदर रिसोर्सेज में क्या आ गया, जैसे रिप्रोडक्शन करना होगा, वो उसके केस में भी उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, फॉर द फूड न्यूट्रिएंट्स स्पेस ईटीसी, इन सब चीजों के लिए इनमें क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। एग्रीगेशन जो है इट कैन लीड टू द कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ एग्रीगेट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो कंपटीशन भी होगा। क्लंपिंग जो है इट कैन लीड टू द कंपटीशन। लेकिन ये जो चीज है, ये एग्रीगेशन की वजह से ये जो कंपटीशन आया है, ये काउंटर बैलेंस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, काउंटर बैलेंस, बट इट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय, but it is but it is counterbalanced by, counter balanced by, but it is counterbalanced by ग्रुप सर्वाइवल, ठीक है, ग्रुप की सर्वाइवेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, काउंटर बैलेंस्ड बाय इंक्रीज सर्वाइवल ऑफ ग्रुप, बाय इंक्रीज्ड सर्वाइवल ऑफ ग्रुप। ग्रुप का जो सर्वाइवल है वो बढ़ जाएगा, किस किस वजह से बढ़ेगा, क्योंकि इनकी एबिलिटी होगी टू डिफेंड इटसेल्फ, टू फाइंड रिसोर्सेज, बट इट इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द इंक्रीज्ड सर्वाइवल ऑफ ग्रुप, बिकॉज they can modify the microclimate, और माइक्रो हैबिटेट,
वो अपने माइक्रो क्लाइमेट और माइक्रो हैबिटेट को मॉडिफाई कर सकते हैं अगर वो ग्रुप में प्रेजेंट है तो, बिकॉज इट्स एबिलिटी टू डिफेंड इट सेल्फ। और इट की बात हम कर रहे हैं तो इट का मतलब ये है कि ग्रुप, बिकॉज इट कैन डिफेंड इट सेल्फ। किससे डिफेंड करना है भाई? प्रीडेटर से डिफेंड करना है। इसमें एक एग्जाम्पल आता है, कुछ साइबेरियन बर्ड्स होते हैं, साइबेरियन बर्ड्स, ठीक है, वो कैसे, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? वो कई सारे झुंड में आ जाते हैं, एक बर्ड यहां आ गया, एक बर्ड यहां आ गया, अगला बर्ड यहां आ गया, और एक मतलब एक सर्कल सा बना देते हैं और सभी का जो फेस रहता है वो बाहर की तरफ होता है, ताकि वो चारों तरफ से निगरानी रख सके कि किधर से प्रीडेटर आ रहा है। तो वो जो है, अगर वहां से प्रीडेटर आ रहा है, किसी भी डायरेक्शन से प्रीडेटर आ रहा है, उन पूरे ग्रुप को पता चल जाएगा और दे कैन डिफेंड देमसेल्फ। या तो वो उड़ जाएंगे या फिर कम्युनिकेट करेंगे कि यस प्रीडेटर इज कमिंग, और वो अपने आप को सर्वाइव, वो जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे, बच जाएंगे वो। तो ये जो है, ये ग्रुप जो है, ग्रुप का एडवांटेज यहां पर हमें देखने को मिलता है। और ये जो है, ये आपस में रिसोर्सेज भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा? यहां पे हमने ये देखा कि जो एग्रीगेशन हुआ, जो क्लंपिंग हुई ऑर्गेनिजम्स की, जो आपस में एग्रीगेट होकर ग्रुप बनाए या क्लंप बनाए, तो उसकी वजह से इनमें कंपटीशन आ सकता है, आना लाजमी है, क्योंकि कंपटीशन आता है पॉपुलेशन में। किस बात के लिए आएगा? फूड के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए। लेकिन ये चीज जो है ग्रुप में काउंटर बैलेंस हो जाती है। और वो काउंटर बैलेंस किस वजह से होती है? क्योंकि ये अपने आप को ज्यादा डिफेंड कर सकते हैं प्रॉपरली, और ये माइक्रो क्लाइमेट और अपना माइक्रो हैबिटेट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। एक सिंगल मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो ग्रुप में है तो अपने माइक्रो क्लाइमेट को जो है वो मॉडिफाई कर पाएंगे, और दे कैन फाइंड द रिसोर्सेज, बिकॉज दे कैन फाइंड द रिसोर्सेज, कैन फाइंड द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को वो इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर ज्यादा नंबर में है तो, ठीक है, अगर वो ज्यादा नंबर में है तो रिसोर्सेज को वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये बात होगी हमारे पास एग्रीगेशन की। चलो इसके बारे में एक प्रिंसिपल जो है वो देख लेते हैं कि एक प्रिंसिपल आता है जिसको क्या बोलते हैं? एली प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेशन। एक प्रिंसिपल आता है जिसको क्या बोलते हैं? एली प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेशन। एली प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेशन। एली प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेशन, ये एक प्रिंसिपल है जो कि एग्रीगेशन के बारे में कुछ बातें डिस्कस करता है। तो इस प्रिंसिपल के बारे में क्या है? देखो स्टेटमेंट में क्या है? द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एंड ओवरऑल डेंसिटी। द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एंड ओवरऑल डेंसिटी, मतलब कि एग्रीगेशन शो करने की डिग्री और ओवरऑल डेंसिटी इंडिविजुअल्स की, दैट रिजल्ट इन ऑप्टिमम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सर्वाइवल, that result in optimum population growth, and survival depends on the species। अलग अलग तरह की स्पीसीज और कंडीशन पे डिपेंड करेगा वो चीज। सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज एंड कंडीशन।
स्पीसीज एंड कंडीशंस। ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा भाई, किस चीज की बात कर रहे हैं हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि एग्रीगेशन, जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है वो कितना होगा और ओवरऑल डेंसिटी कितनी होगी। किस बात के लिए, कि वो पॉपुलेशन कितना सर्वाइवलशिप शो, कितना वो जो है ग्रोथ शो करेगी और कितना सर्वाइवल उस पॉपुलेशन का होगा। उस एग्रीगेशन की वजह से कितना उस पॉपुलेशन में सर्वाइवेबिलिटी आएगी, पॉपुलेशन की कितनी ग्रोथ होगी और उसकी ओवरऑल डेंसिटी क्या होगी। ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि स्पीसीज कौन सी है और कंडीशंस क्या है। स्पीसीज कौन सी है और कंडीशंस क्या है, इस चीज पे वो डिपेंड करेगा। अगर बात करें, मान के चलो कि एग्रीगेशन में ह्यूमंस की बात कर लो, कंडीशन क्या है, कोरोना आया हुआ है, तो क्या एग्रीगेशन बेनिफिशियल रहेगा? नहीं रहेगा, सबको कोरोना हो जाएगा। तो कंडीशंस पे डिपेंड करता है। देयरफॉर अंडर क्राउडिंग एज वेल एज ओवर क्राउडिंग में बी लिमिटिंग फैक्टर। देयरफॉर ओवर क्राउडिंग एंड अंडर क्राउडिंग में बी लिमिटिंग फैक्टर, may be लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, ये ओवर क्राउडिंग और अंडर क्राउडिंग जो है वो एग्रीगेशन के केस में एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान के चलो एक पॉपुलेशन जो है वो एग्रीगेट हो रही है और उसमें उतने इंडिविजुअल नहीं है जो अपने आप को डिफेंड कर सके, तो ये क्या हो गया, ये हो गई अंडर क्राउडिंग, कि उनका नंबर कम है इसलिए ये पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं करेगी, इसमें मोर्टेलिटी ज्यादा हो जाएगी या कुछ ना कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से पॉपुलेशन इजीली ग्रो नहीं कर पाएगी। दूसरा केस क्या आया, ओवर क्राउडिंग, कि एक पॉपुलेशन में के ग्रुप के अंदर मान के चलो 25 इंडिविजुअल या 20 इंडिविजुअल्स होने थे ताकि वो इजीली अपना सरवाइव कर सके, एक वो परफेक्ट क्लंप बनता, उसका परफेक्ट एग्रीगेशन बनता और पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉपरली चलती। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉपरली चलती, वो अपने आप को सरवाइव कर सकते थे, ये सारी चीजें होती। लेकिन उस पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स आ गए 40, तो ये उस इंडिविजुअल्स में क्या होगा, उस पॉपुलेशन में ओवर क्राउडिंग हो गई और इसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, एली प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेशन। दिस इज एली प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेशन, इसी को ही एली प्रिंसिपल बोलते हैं, किस बात का, एग्रीगेशन का। एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं रिफ्यूजिंग, एक और टर्म आती है जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्यूजिंग। समझो जरा टर्म क्या होती है रिफ्यूजिंग। रिफ्यूजिंग रिफ्यूजिंग एक टर्म है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं किसी पॉपुलेशन के, मान के चलो ये एक एरिया है, ठीक है, ये क्या है, ये एक एरिया है और इस एरिया में इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया चूज कर लेते हैं जो कि क्या है, सेंटर हैबिटेट, सेंटर हैबिटेट है। और इसमें क्या है, इसमें इंडिविजुअल्स हैं, इसमें क्या है, इंडिविजुअल्स है। ये इंडिविजुअल्स या ये क्लंप या फिर ये एग्रीगेशन, बात समझो, ये एक अपना एक पर्टिकुलर एरिया चूज कर सकते हैं, बेस्ट एक एरिया चूज कर सकते हैं, उसके बाद ये रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए चले जाएंगे, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएंगे, इस तरह से स्प्रेड हो गए और ये वापस उसी जगह पर लौट आएंगे। ठीक है, ये वापस उसी जगह पर लौट आएंगे, इसको बोलते हैं रिफ्यूजिंग, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्यूजिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ये इंडिविजुअल गया और ये वापस हो गया, ये इंडिविजुअल यहां गया था, ये वापस हो गया, ये इंडिविजुअल यहां गया था, ये वापस हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्यूजिंग। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेशन है। रिफ्यूजिंग क्या है, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेशन।
दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीगेशन इन विच क्या होता है कि इस एग्रीगेशन में लार्ज सोशलाइज्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स, लार्ज सोशलाइज्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, लार्ज सोशलाइज्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स चूज ए फेवरेबल सेंटर प्लेस, ठीक है। वो क्या चूज करते हैं, वो एक सेंटर प्लेस चूज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, ओके, जो कि एक फेवरेबल सेंटर प्लेस होता है। अब यहां से फ्रॉम विच दे डिस्पर्स, फ्रॉम विच, यहां से, ठीक है, फ्रॉम विच दे डिस्पर्स, फ्रॉम विच दे डिस्पर्स and return back to the सेंटर प्लेस, उस सेंटर प्लेस में वापस से लौट आते हैं, वहां से डिस्पर्स होते हैं और उस सेंटर प्लेस में वापस से लौट आते हैं, ठीक है, रेगुलरली टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर फूड एंड रिसोर्सेज, रिटर्न बैक टू द सेंटर प्लेस रेगुलरली to satisfy their need for food and resources। इसको बोला जाता है रिफ्यूजिंग। समझ में आ गया? ये क्या कहे, मान के चलो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो कि एक पर्टिकुलर, एक ये शहर है, ठीक है, ये शहर है, यहां पे फैक्ट्री 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 है। इंडिविजुअल्स जा रहे हैं, ह्यूमंस जा रहे हैं, काम करके पैसा कमा के खाना लेके यहां से वापस आ रहे हैं शहर में वापस, ठीक है, शहर के बाहर कंपनी है। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जैसे हनी बी का हाइव है ना, हनी बी का छत्ता, वहां से क्या होंगे, जो वर्कर बी होते हैं वो जाते हैं, शहद इकट्ठा कर करके लाते हैं और वापस वहीं पर ही आते हैं। ये जो मेथड है ये है रिफ्यूजिंग, इसको बोला जाता है क्या, दिस मेथड इज नोन एज रिफ्यूजिंग। अब क्लंपिंग की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लंपिंग की या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर से बात करता हूं मैं, इसमें 2 पॉइंट और ऐड करूंगा कि प्लांटिंग में ही चलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे, यहां पर मैं आगे की स्लाइड में ऐड कर देता हूं ये चीजें। ये अगर मान के चलो मेरे पास, अगर मान के चलते हैं मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, एक क्या है, प्लांट है, उसका जो सीड है वो कैसा है, नॉन मोटाइल, नॉन मोबाइल, सॉरी मोटाइल नहीं, नॉन मोबाइल सीड है। नॉन मोबाइल का मतलब वो क्या है, उसके सीड का साइज लार्ज भी हो सकता है, किसी भी तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, आसपास ही रहेगा। तो ये जो प्लांट का, इस प्लांट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या इस सीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा क्लम्प्ड। वो कैसा होगा, क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन या क्लम्प्ड डिस्पर्शन। क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हमें देखने को मिलेगा, क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर क्लम्प्ड डिस्पर्शन। और ये क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा नियर द पेरेंट प्लांट, नियर द पेरेंट प्लांट के आसपास, और जो फेंज लगे होते हैं, और नियर द फेंसेस, और नियर द फेंस, ठीक है। जो फेंस होते हैं, फेंस क्या होते हैं समझ जाओ, फेंस क्या होते हैं, जैसे मतलब वो होता है ना, पौधों के लिए जो बाड़ लगाई जाती है, जो तार लगाए जाते हैं, इस तरह का फेंस, या मतलब एक बाउंड्री समझ लो, ठीक है। मैं यहां पर एक बाउंड्री लिख देता हूं, ठीक है, बाउंड्री,
बाउंड्री के आसपास क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन शो होगा इन प्लांट्स के अंदर। दूसरा केस हम देखते हैं, मान के चलो एक दूसरा केस देखते हैं। ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, उसका सीड जो है वो कैसा है, वो लाइट सीड है। सीड कैसा है उसका, लाइट सीड है। और ये इसको हम बोलेंगे, हमने वहां पे नॉन मोबाइल यूज किया है, हम बोलेंगे कि ये सीड कैसा है, ये है मोबाइल सीड। ये क्या है, मोबाइल सीड। अब इस सीड को विंड जो है वो क्या करेगी, विंड जो है वो उसको स्प्रेड कर देगी। विंड स्प्रेड द सीड। विंड जो है उस सीड को क्या करेगी, उस सीड को स्प्रेड कर देगी अलग अलग डायरेक्शंस में, उसको रैंडमली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय विंड। ठीक है, तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रैंडम। वो कहीं भी सीड को ये विंड जो है कहीं पर लेके जा सकती है, तो यहां पर हमें मिलेगा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम डिस्पर्शन, ये देखने को हमें मिलेगा। तो यहां से भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं इन फ्यूचर डेफिनेटली। मुझे लगता है कि यहां से अब क्वेश्चंस जो है वो बनना शुरू होंगे, क्योंकि 2023 में यहां पे क्वेश्चन देखा गया है इस पार्ट से। तो ये था हमारे पास क्लंपिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब एज स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात कर लें तो ये आप पढ़ते आए हो पहले से ही। एज स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कहा मेंशन किया है, एज स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। चलो एज स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा कुछ खास मेंशन नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूं आपको एज स्ट्रक्चर के बारे में। देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चीजों को पढ़ो। एज स्ट्रक्चर, एज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। सिंपल सी बात क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या होगा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। अलग अलग एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर। काफी जगह यहां लिखा होगा द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। अब ये एज ग्रुप जो है ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें से हम एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, एक को क्या बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव। आप इसको ह्यूमंस के एग्जाम्पल से समझो। प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद आता है क्या, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, और उसके बाद क्या आता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्या आएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब ये इंडिविजुअल्स है, मान के चलते हैं कि हम अगर प्री रिप्रोडक्टिव की बात करें तो हम इसको एक रैंडमली या रफली हम मान सकते हैं लेस देन 15 ईयर्स के इंडिविजुअल, 15 साल से कम या 20 साल से कम। ये 20 से लेके जब तक ह्यूमन मेल और फीमेल जब तक रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ये वो ग्रुप है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव हम अबव 60 ईयर्स मान सकते हैं। तो ये हो गया एक पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कि एक पॉपुलेशन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वहां पर एक हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, एक रिप्रोडक्टिव होता है, और दूसरा क्या होता है, सबसे लास्ट होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। मैंने वहां पर रिप्रोडक्शन लिख दिया है, इसको हम रिप्रोडक्टिव लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव, गॉट इट। देखो मैं चीजें कंटिन्यू लेके चल रहा हूं ताकि जो आपका कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर हो, इसलिए यहां पर मैं बहुत सारा एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा हूं। चीजों को मैं ऐसे रख रहा हूं कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा डिलीवर हो आपको कम से कम टाइम में। गॉट इट। ये हो गए 3 स्ट्रक्चर, एज के 3 स्ट्रक्चर कि नंबर या फिर प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल, नंबर और प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। तो ये हो गया एज स्ट्रक्चर। अगर हम एज ग्राफ की बात करें, एज ग्राफ या एज पैरामिड, एज पैरामिड की बात करते हैं हम यहां पर, एज पैरामिड।
एज पैरामिड्स, ठीक है, इसकी बात करें तो जो हमें डेटा मिलता है, ठीक है, क्या मिला हमें डेटा, किस बात का डेटा, एज स्ट्रक्चर का डेटा, कि रिप्रोडक्टिव के इंडिविजुअल कितने हैं, प्री रिप्रोडक्टिव के कितने हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव के कितने हैं। तो जो हमें क्या मिला, डेटा, डेटा फ्रॉम एज स्ट्रक्चर, फ्रॉम एज स्ट्रक्चर, ठीक है, एज स्ट्रक्चर से हमें कुछ डेटा मिला, हमें मिला, पता चला कि कितने रिप्रोडक्टिव, कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव, कितने प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है। द डेटा फ्रॉम एज स्ट्रक्चर, the data from age structure arranged in the form of arranged in the form of arranged in the form of a vertical graph, एक वर्टिकल ग्राफ की फॉर्म में हम उस डेटा को पुट कर देते हैं, रख देते हैं, उसको बोला जाता है एज पैरामिड। अब देखो एज पैरामिड कैसे होते हैं, एज पैरामिड देखो कैसे होते हैं। मैं यहां पर अगर बात करूं एज पैरामिड बनाऊंगा तो मैं मान के चलता हूं कि इस तरह से मैं एज पैरामिड बनाऊंगा। सबसे पहले यहां पर हमें मिलता है प्री रिप्रोडक्टिव, धीरे धीरे ध्यान से समझो, प्री रिप्रोडक्टिव हो गया, ये हमारे पास हो गए नंबर इनका जो कि कैसे थे, रिप्रोडक्टिव, ये कैसे थे, रिप्रोडक्टिव। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर मान के चलो हमारे पास इतना है, ये हो गया हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। इसको मैं 1000 मानता हूं, इसको मैं मान लेता हूं कितना, 700, और इसको मान लेता हूं मैं 300। इतने एक पॉपुलेशन में इतने इंडिविजुअल हैं। हमें जो ये ग्राफ मिला, हमें जो ये पैरामिड मिला, वो हमें एक ट्रायंगल शेप का पैरामिड, ये पैरामिड शेप ग्राफ मिला हमें, कैसा मिला, पैरामिड शेप ग्राफ। मैं यहां पर इसकी प्रॉपर्टी लिखता चला जाऊंगा, ठीक है। ये क्या मिला हमें, पैरामिड शेप, पैरामिड शेप। तो यहां पर सबसे ज्यादा नंबर हमें किसका मिलेगा, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर मैक्सिमम मिलेगा हमें, मैक्सिमम कौन देखने को मिलेगा, प्री रिप्रोडक्टिव। और इस तरह की पॉपुलेशन को हम बोलते हैं क्या, ग्रोइंग पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन इज नोन एज ग्रोइंग पॉपुलेशन, इसको बोला जाएगा ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये हो गई ग्रोइंग पॉपुलेशन। चलो और कैसे ग्राफ हमें देखने को मिलेंगे, देखो और कैसे ग्राफ देखने को मिलेंगे। मान के चलो हमारे पास ये है प्री रिप्रोडक्टिव, ओके, और ये है हमारे पास रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव हो गई, और ये क्या हो गई हमारे पास, रिप्रोडक्टिव, और ये हमारे पास हो गई पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये हमारे पास हो गई क्या, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। हमें जो ग्राफ मिला वो मिलेगा एक बेल शेप का ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर हम इसको ऐसे बना दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक बेल शेप ग्राफ, ठीक है। ये पैरामिड शेप मिला, ये कैसा मिला, ये मिला बेल शेप्ड। और यहां पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ये मोर और लेस इक्वली होते हैं। मतलब क्या, मतलब प्री एंड रिप्रोडक्टिव ग्रुप्स या एज स्ट्रक्चर आर मोर और लेस इक्वली, आर मोर और लेस इक्वल, ठीक है, दोनों लगभग लगभग बराबर रहते हैं। इसको हम बोलेंगे स्टेबल पॉपुलेशन। दिस पॉपुलेशन इज नोन एज स्टेबल पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे, इस पॉपुलेशन को हम स्टेबल पॉपुलेशन बोलेंगे। दिस पॉपुलेशन इज नोन एज स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है, ये हो गई स्टेबल पॉपुलेशन। अब एक और आती है जिसको हम बोलेंगे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। वहां पर हमें किस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है, मान के चलो ये तो है हमारे पास इंडिविजुअल्स जो कि कैसे हैं, प्री रिप्रोडक्टिव। ये कैसे हो गए, प्री रिप्रोडक्टिव। दूसरे इंडिविजुअल आओ, दूसरे इंडिविजुअल्स को लेके आओ, ये है हमारे पास रिप्रोडक्टिव,
ये कैसे हैं? ये है हमारे पास रिप्रोडक्टिव, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मान के चलो ये है हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये कैसे हो गए? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब देखो ग्राफ जो हमें यहां से, ये पिरामिड जो हमें यहां से मिलेगा वो किस तरह का पिरामिड मिलेगा? ये एक मैं बना रहा हूं एक आर्न शेप पिरामिड, जो कि क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कलश। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कलश। तो ये हमें पिरामिड मिला जिसको क्या बोलते हैं? अर्न शेप पिरामिड। ये क्या मिला? अर्न शेप पिरामिड। अर्न शेप पिरामिड। ठीक है, यहां पर क्या है? रिप्रोडक्टिव जो है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल सबसे कम है। यहां पर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है, प्री रिप्रोडक्टिव, दे आर लीस्ट इन नंबर, आर लीस्ट इन नंबर। सबसे कम कौन है? प्री रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल्स यहां पर सबसे कम है। और ये यहां पर ये जो पॉपुलेशन है इसको बोला जाता है क्या? डाइंग ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोला जाएगा? डाइंग ऑफ पॉपुलेशन। और इसको क्या बोला जाता है? डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। डिमिनिशिंग पॉपुलेशन, या तो डाइंग ऑफ पॉपुलेशन या डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। और पहले वाले को ग्रोइंग पॉपुलेशन या फिर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन भी बोला जाता है। ग्रोइंग और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। पिरामिड शेप जो इसका जो ग्राफ होता है वो पिरामिड शेप होता है, इसका ग्राफ आता है बेल शेप आता है, उसका अर्न शेप आता है। उसका कैसा आता है? उसका आता है अर्न शेप। तो ये हो गए टाइप ऑफ एज पिरामिड्स। ठीक है, दीज आर द एज पिरामिड्स: स्टेबल पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। पिरामिड्स का शेप हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जरा ट्राई करके देखना। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी दिया था, अब फिर से ये क्वेश्चन आया है, तो इसको देख लेना कि ये पॉपुलेशन किस तरह की है, ये किस तरह की है और ये किस तरह की है। इसमें यह पूछा है कि कौन सी पॉपुलेशन हाईयर रेट से ग्रो कर रही है, कौन सी लोअर रेट से ग्रो कर रही है। वो आप किस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये इनका नंबर कितना है, किस पॉपुलेशन में इनका नंबर कितना है, उस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलो आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आर एंड के सिलेक्शन से, इसके बारे में ये भी यहां से क्वेश्चन सोल्व करके देखना। कंपेयर टू आर सिलेक्शन, क्वेश्चन क्या है? चलो, कंपेयर टू आर सिलेक्शन, कंपेयर टू के सिलेक्शन, आर सिलेक्शन फेवर्स, आर सिलेक्शन किस चीज को फेवर करता है? रैपिड डेवलपमेंट, स्मॉलर बॉडी साइज, अर्ली सेमल पेरस रिप्रोडक्शन। यही आंसर आएगा इसका। तो रैपिड डेवलपमेंट होता है, बॉडी का साइज छोटा होता है, सेमल पेरस, ये सेमल पेरिटी शो करते हैं, मतलब सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट शो करते हैं। तो इसका आंसर ये पहले वाला ही है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सोल्व करके देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स बेस्ट डिपिक्ट द ग्रोथ पर लॉजिस्टिक इक्वेशन, मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ का बेस्ट इसमें पूछा है कि कौन सा डिपिक्ट करता है। सी ऑप्शन। और ये कब पता चलेगा आपको कि कौन सा ठीक है? ये जब आपको पता चलेगा जब आप इसके पहले वाला लेक्चर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। पॉपुलेशन इकोलॉजी को एक पार्ट में खत्म करना मुश्किल है, ठीक है, वो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए ये 2 लेक्चर्स में आया है। एक ये क्वेश्चन है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सुटेड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज ऑफ फिश। ये मैंने शायद प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, और मार्क कैप्चर टेक्निक के बारे में आपको बताया था। तो यहां से कुछ इसका इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहां पे टेक्निक के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चन करके देखना, आंसर इसका आएगा मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक। अब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आती है, एक पॉइंट आता है पॉपुलेशन कंट्रोल का, कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उस बारे में हम बात करेंगे। देखो, ये सारी चीजें अभी तक हमने देख ली हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल,
तो पॉपुलेशन का कंट्रोल जो है वो मेनली दो तरह के से होता है, एक को तो बोलते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट और दूसरे को बोलते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट। पॉपुलेशन दो तरह से कंट्रोल होती है, कैसे? डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट। मैं यहीं पर ही ऐड कर देता हूं पॉपुलेशन कंट्रोल। ये बहुत आसान है, छोटा सा पार्ट है। पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट था। यहां से देखो पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन रेगुलेशन, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन रेगुलेशन कैसे किया जाता है। अबाउट पॉपुलेशन रेगुलेशन, चलो देखो इसके बारे में, पॉपुलेशन रेगुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन रेगुलेशन दो तरह से होती है, एक को हम बोलते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट और दूसरे को क्या बोलते हैं? डेंसिटी इंडिपेंडेंट। पॉपुलेशन रेगुलेशन, तो पॉपुलेशन जो है उसका रेगुलेशन का मतलब उसका साइज को रेगुलेट करना, पॉपुलेशन के साइज को रेगुलेट करना। तो ये दो तरह से रेगुलेट होती है, एक को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन रेगुलेशन का जो एक मेथड है वो आता है डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी डिपेंडेंट, और दूसरा मेथड आता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट। ये मेथड आते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट। ऐसा मेथड जिनको डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है उसको बोलते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट। और ये क्या हो सकते हैं? ये कुछ नेचुरल, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, ये हो गया नेचुरल डिजास्टर। इसमें किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। और ये जो मेथड है जिससे पॉपुलेशन में क्या होता है? पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है, पॉपुलेशन का नंबर जो है वो कम हो जाता है। और ये इस मेथड का डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए इनको बोला जाता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट। और डेंसिटी डिपेंडेंट मेथड्स में क्या होता है? या तो नेटालिटी रेट जो है, नेटालिटी रेट जो है वो या तो कम हो जाएगी, और मोर्टेलिटी रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो घट जाए, वो बढ़ जाएगी, सॉरी, नेटालिटी रेट घट जाएगी और मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ जाएगी। इन मेथड्स में ये होता है। और इनमें और क्या होता है? इनमें कंपटीशन भी आ जाएगा। इनमें क्या आता है? कंपटीशन। इनमें क्या होगा? कंपटीशन होगा। किसके लिए? फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, इन सभी के लिए इनमें क्या होगा? देयर विल बी द कंपटीशन। ओके, तो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स जो हैं वो किस चीज को इफेक्ट करेंगे? दे विल इफेक्ट द बर्थ रेट और द डेथ रेट, और ये पॉपुलेशन की डेंसिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ओके, कंपटीशन होगा। यहां पे क्या होगा? जो है स्पेस कम हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पेस कम होगा, फूड कम होगा, ठीक है, स्पेस भी कम हो गया, फूड भी कम हो गया, कंपटीशन हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? नेट रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो कम हो जाएगी। नेट रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कम। तो ये है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स और द मेथड्स, डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट। इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है यहां पर, तो ये तो सिंपल सी बात है। अगर कोई पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, खाने के लिए फूड कहां से मिलेगा? ओके, फूड कहां से मिलेगा? और दूसरी बात, स्पेस नहीं रहेगा, अवेलेबल स्पेस नहीं रहेगा, तो बहुत सारे फैक्टर, कंपटीशन हो जाएगा अलग अलग चीजों के लिए, फूड, स्पेस, ठीक है, रिप्रोडक्शन या मेटिंग जिसको बोल सकते हैं, उन सभी के लिए कंपटीशन हो जाएगा। और कंपटीशन होगा तो नेटेलिटी रेट तो डिक्रीज हो जाएगी, मोर्टेलिटी रेट
इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स जो है, जो फैक्टर्स हैं कौन से, ये वाले डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, दे डायरेक्टली अफेक्ट दिस, ठीक है, डायरेक्टली अफेक्ट किसको, नेटालिटी रेट और मॉर्टेलिटी रेट। कंपटीशन बढ़ेगा डेंसिटी की वजह से, ये सब होगा, ठीक है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा कुछ खास पढ़ने का नहीं है, ये जस्ट पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन रेगुलेशन इस तरह से होता है। ये क्वेश्चन आया है पॉपुलेशन ग्रोथ से, क्वेश्चन आया लॉजिस्टिक ग्रोथ से, देख लेना इसको भी एक बार दोबारा से ध्यान से पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो आए हुए थे। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बिल्कुल पेशेंस के साथ ये क्लास अटेंड की है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ये वाली जो सीरीज है एटलीस्ट कंटिन्यू देखते रहें। मैं कोशिश करता हूं कि इकोलॉजी का मैक्सिमम पार्ट्स, कि अगर बाय चांस इकोलॉजी से 8-7 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आप 4-5 क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल ठीक कर सकें, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल ठीक से आप लगा सकें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो भी कंटेंट हो यहाँ पे वो एक क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाए। इकोलॉजी और इवोल्यूशन के मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो लेके आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस, और वो पार्ट कवर करवाने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है तब तक। उसके बाद लास्ट में 2 सेशन आएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट ईयर्स में आए हैं, 2019, 2021, 22, 23, इनमें जो ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन टू द ऑल एस्पायरेंट्स, ठीक है। सभी अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। लेक्चर्स का कुछ पार्ट समझ में नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं। चीजों को बहुत आसान करके मैं बता रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स ने इकोलॉजी बहुत कम पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, उनको भी बिल्कुल आराम से ये पार्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। और आज के जो पार्ट में डिस्पर्शन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे रख दिए हैं अलग अलग बुक्स से, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स।